हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक, इसके पहले करते हैं बहुपद पढ़े। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको अध्याय पढ़ने से पहले कुछ अपने को कुछ परिभाषाएं जाननी है। सबसे पहले जानिए आप अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि मतलब क्या होता है? जिसका मान स्थिर रहता है, फिक्स रहेगा, जिसका मान स्थिर होता है, स्थिर होता है। ये आपको दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है परम अचर। परम अचर और संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान जिसका मान निश्चित रहेगा। संख्यात्मक इसका मान आपको निश्चित रहेगा। जैसे संख्यात्मक, जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2/3 ले लो, √5 ले लो, ये सभी आप मतलब सभी आपका परम अचर समझ लो वास्तविक संख्या है आपका होगा। एक होता स्वेच्छाचर। स्वेच्छाचर परिस्थिति के अनुसार इसका मान बदल भी सकता है। परिस्थिति के अनुसार इसका मान बदल भी सकता है, परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। जैसे आपका A, B, C, D ऐसे आपका होता है। ठीक है, तो याद रखना परम अचर और स्वेच्छाचर आपका होता है। भले अल्फाबेटिकल आपका है, भले आपका अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है, लेकिन किसमें आता है? अचर में आता है। अचर में आता है। एक आपका होता है चर राशि। चर राशि वेरिएबल। अचर राशि को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस दोनों में आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो अचर है एक चर राशि। चर राशि का मान मतलब निश्चित नहीं होता है। इसका वैल्यू आपका परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसका मान तो निश्चित आपका होता ही नहीं आपको। ठीक है, भले दोनों आपके अल्फाबेटिकल है, कभी भी अगर ऐसे एक साथ आपको मिल जाए ax + by + c, तो समझ जाना यहाँ एक्स वाई क्या है? चर राशि। ए बी सी क्या आपका है? अचर राशि आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका है रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण इसका मतलब क्या हुआ? रैखिक समीकरण में चर राशि का, एक चर का रैखिक समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात एक आपका, अधिकतम घात आपका एक आपका होता है। जैसे ax + b = c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा x चर राशि होता है। x आपको चर राशि। इस उदाहरण देख लो, 2x + 3 = 5। इस प्रकार का आपका होता है। तो रैखिक समीकरण समझ जाइए, चर राशि का अधिकतम घात आपका एक आपका होना है। ठीक है, अब आगे देखिए आप
दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो दो चर राशियां का होगा, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो दो चर राशियां होगा, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या बराबर c लिख लो, बराबर c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, तथा ए 0 के बराबर नहीं होना है, बी भी 0 के बराबर आपको नहीं होना है। एक्स तथा वाई चर राशि है, एक्स तथा वाई चर राशि है। उदाहरण जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7, इस फॉर्म में इस रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, दो चर को रैखिक समीकरण। एक आपका होता है युगपद समीकरण, युगपद समीकरण, युगपद समीकरण। ये क्या होता है? यहां आपको क्या करना है? दो चरों का रैखिक समीकरण का आपको दो चरों का रैखिक समीकरण का आपको दो आपको लेना है, दो समीकरण आपको लेना है। आपको वहां दो समीकरण आपको एक साथ आपको दो दो समीकरण आपको लेना है। जैसे यहां एक अपन लिया है ना, तो युगपद समीकरण का मतलब होता है दो चरों का दो रैखिक समीकरण आपको लेना है। फिर बात सुन लो, युगपद समीकरण का मतलब होता है दो चरों का दो रैखिक समीकरण आपको लेना है। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, दो चरों का दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण। जैसे आपका a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2, जहां वही लिख लो आप a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या आपके हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। x तथा y चार राशियां। ठीक है, उदाहरण से समझ लो, उदाहरण से देख लो आप। उदाहरण ले लो, जैसे आप x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो ये आपका होगा युगपद समीकरण आपका हो गया। ठीक है, युगपद रैखिक समीकरण, युगपद रैखिक समीकरण हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। देखिए आपको दो विधि है, एक है आलेखी विधि है, आलेख विधि, इसको ग्राफ विधि बोलते हैं, आलेखी विधि, आलेख विधि, आलेखी विधि। लिख सकते हो ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। दूसरा आपका होता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। अब देखो ये बीजगणितीय विधि में तीन विधि आपका है। ये आपका जो बीजगणितीय विधि में
बीजगणितीय विधि। तीन विधि है। पहला विधि क्या है आपका? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि आपका है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तीसरा विधि आपका है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक है। दो विधि आपका है, आलेखीय विधि है ग्राफ से बनाना, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। अब देखो सिलेबस में आपको आलेखीय विधि से आपको हल नहीं करना है, केवल आपको समीकरण बनाना है। उदाहरण भले दिया हूं, आपको बता दूं मैं, इसमें आपको इस विधि के बारे में नहीं पढ़ना है, वज्र गुणन विधि के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मुख्य इन दोनों विधि को पढ़ना है। अब ये देखो आप आलेखीय विधि में, आलेखीय विधि में आपको हल आपको करना नहीं है, आलेख देख के अपने को बताना है, ठीक है। देखो अपन का जो समीकरण होता है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ये आपके मान लो दो समीकरण आपके हैं, ठीक है। जब हमने इसका ग्राफ बनाया और मान लो ऐसे मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तब समीकरण का द्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक्स और वाई के एक हल मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये दो रेखाएं समीकरण का, जो जब समीकरण को आप क्या करोगे, आप से आलेख बनाओगे तो सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों रेखा एक ही बिंदु आपस में काटेंगे तब क्या होगा, उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल बोलते हैं मतलब यहाँ जो मान है वही तुम्हारा उसका हल होगा, वही आपका हल होगा। तो पहला आपका होगा। दूसरा आपका है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो, ये देखो दो समांतर आपका है, समांतर तो जो आपस में मिलेगा नहीं, तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। इस स्थिति में आपको कहीं आपको मिल ही नहीं रहा है, समीकरण का कोई भी हल आपको नहीं होगा। तीसरा आपका है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती समस्या, ये एक रेखा आपका है, इसी के ऊपर दूसरा खींच दो आप, ये संपाती है, तो एक के ऊपर दूसरा रेखा खींच दो आप। जब समीकरणों से प्राप्त रेखा संपाती, एक के ऊपर एक पूरा से अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो, तब समीकरण का अनंत हल। इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का अनंत हल मिलेगा। इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभानिष्ठ होते हैं। तो अब देख लो, आप अगर दोनों किसी एक बिंदु पर काटेगा कैसा हल होगा, अद्वितीय हल, एक हल होगा। समांतर है कोई हल नहीं। अगर संपाती हो, एक के ऊपर एक हो, दोनों लाइन एक ही लाइन है, अनंत हल होगा। तो आपको यहाँ आपको केवल ग्राफ देख के आलेख देख के बताना है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि आपका अनंतता अनेक हल है, ठीक है। हिंदी मीडियम आपका अध्याय 2 प्रश्न पहला बन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आपका है, जो कथन दिया है उसको आपको गणितीय रूप में, आप समीकरण के रूप में आपको लिखना है, समीकरण आपको बनाना है। क्वेश्चन देख लो आप, पहला एक विद्यालय के क्रिकेट कोर्ट में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदे। वहीं से उन्होंने एक बल्ला तथा 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदे। आपको क्या बनाना है, समीकरण के रूप में लिखना है, कैसे करोगे आप, देखिए माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अपन एक बल्ले की कीमत 100 रुपए लिए और एक गेंद की कीमत 12 रुपए ली। अब यहाँ देखो क्या है, प्रथम स्थिति के अनुसार तीन बल्ला है, एक बल्ले की कीमत 100 रुपए है, तो तीन बल्ले कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। गेंदे कितनी है, 6 गेंदे हैं, एक गेंद की कीमत 12 रुपए है, तो 6 गेंद की कीमत 3y हो जाएगा। और 6 है ना, 6y हो जाएगा, बराबर में 39 सब आ गया। दूसरी स्थिति के अनुसार एक बल्ले और 2 गेंद, एक बल्ला है, 1x लिख लो, 2 गेंद आपका है 2y बराबर 1300 रुपए, 1300। ऐसे आपको केवल समीकरण बनाना, बस केवल आपको समीकरण बनाना है। एक बल्ले की कीमत 1 रुपए, गेंद का 12 रुपए। प्रथम स्थिति क्या बोला गया आपको, देख लो, 3 बल्ला है 3x, 6 गेंदे हैं 6y बराबर 3900। दूसरा स्थिति है, एक बल्ला है x, 2 गेंदे हैं 2y बराबर में 1300। यही आपको करना है, ठीक है। देखो आपका इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। आपको करना क्या है, समीकरण बनाना। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का योग 16 अंतर 8, क्या करोगे आप लिख लेना, माना कि दो संख्याएं x तथा y योग बोला है, तब प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 16 होगा, समीकरण, ठीक है। अंतर 8 बोला है, तथा x माइनस y बराबर 8। अंतर बोला यहाँ ना, फिर कब और यहाँ कर लेना, x बड़ा है y, क्योंकि अपने को पता तो है नहीं बड़ा कौन है। तो आप मान लो कि x y से बड़ा है, ठीक है। x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण 2 आपको होगा, योग 16 अंतर 8। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए था। फिर बात समझाओ, 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर मूल्य कितना है, 160 रुपए। फिर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपए। आपको समीकरण बनाना है, क्या करोगे आप, फिर मानिए, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए, तथा 1 किलोग्राम से हो गया अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर आप ले लो y रुपए आपका है, y रुपए आपका है। अब देखो आपको यहाँ दो स्थिति, देखो आपको यहाँ है, पहला स्थिति क्या है, 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है। प्रथम स्थिति के अनुसार सेब कितना आपका है, 2 किलोग्राम। आपने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना लिया है, 100 रुपए लिया है,
तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम गुड़ है, y आपका है 2x प्लस y बराबर आपका है 160। ये समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार अब देखो क्या बोला है, 4 किलोग्राम सेव आपका, 4 किलोग्राम सेव है और 2 किलोग्राम अंगूर आपका है। 4 किलोग्राम सेव का कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर है 2y बराबर आपका है 300 रुपए आपको। इस समीकरण नंबर 2 आपका हो गया। ठीक है, तो यही आपको करना है। आपको क्या करना था, कथन से समीकरण बनाना आपको। ठीक है, इसी का पहले का चौथा क्वेश्चन देखिए। नरेश ने अपने पुत्र से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु तो 7 गुनी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु को 3 गुनी हो जाएगी। फिर बात को समझो। नरेश ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु 7 गुना, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु 3 गुनी हो जाएगी। आपको क्या करना है, कथन से समीकरण बनाना है। फिर देखिए, माना कि नरेश, माना कि नरेश की आयु, माना कि नरेश की आयु बराबर x, नरेश की आयु x वर्ष, तथा नरेश के पुत्री की आयु, नरेश के पुत्री की आयु बराबर y। अब देख लो 7 साल पहले, दोनों को उम्र निकाल लो। 7 साल पहले, 7 साल पहले नरेश की आयु, 7 साल पहले नरेश की आयु, नरेश की आयु, अभी x है 7 साल पहले, x में से 7 को घटाइए, 7 साल पहले नरेश के पुत्री की आयु, नरेश के पुत्री की आयु, नरेश के पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 7 गुना है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नरेश जो है पुत्री का 7 गुना है। अब देखो, अपने को समीकरण बनाना, समीकरण बनाना है। नरेश x माइनस 7 है, पुत्री y माइनस 7 है। समीकरण बनाने के लिए 7 से गुणा पुत्री में करना, तब दोनों बराबर है। अभी नरेश क्या है, 7 गुना है, नरेश 7 गुना है, तो 7 से गुणा किसमें करो, पुत्री में करो, दोनों बराबर हो जाएंगे। x माइनस 7 बराबर 7, y माइनस 7। ठीक है, आपको समझना है। 7 से गुणा करो कहाँ, तो छोटे वाले में, पुत्री में करोगे तब समीकरण आपका बनेगा। हल करिए, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, y को उधर ले आइए, x माइनस 7y 7 उधर ले आइए, माइनस 49 प्लस 7 कितना हो गया, x माइनस 7y। चिन्ह अलग अलग हटाइए, बड़े चिन्ह लिखिए, माइनस 42 आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गया पहला। अब दूसरा स्थिति क्या हो गया आपका है, 3 साल के बाद आ जाएगा। अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद नरेश की आयु, 3 साल के बाद नरेश की आयु
प्रारंभिक में वो 7 x वर्ष था 3 साल के बाद x प्लस 3 वर्ष 3 साल के बाद 3 साल के बाद नरेश के पुत्री की आयु नरेश के पुत्री की आयु नरेश के पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष y प्लस 3 अब 3 गुना है नरेश जो है पुत्री से 3 गुना है। अब प्रश्नानुसार x प्लस 3 बराबर 3 से गुणा पुत्री में कर देना। हमको समीकरण बनाना है 3y हो गया 3 3 9 हो गया y को इधर पक्षांतर करिए x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 y इधर पक्षांतर हो 3 उधर पक्षांतर हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण हुआ ऐसे आपको करना है। ठीक है तो समझना क्या है 7 वर्ष पहले x माइनस 7 3 वर्ष के बाद y प्लस 3। ठीक है तो दो समीकरण आपका देख लो डाउट हो तो मुझे आप बता दोगे। पहले का 5वां क्वेश्चन आपका है एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के 90 किलोमीटर दूरी से मतलब घर से कार्यालय के बीच की दूरी 90 किलोमीटर इसके लिए वो ट्रेन और टैक्सी को उपयोग करना है। मतलब उस दूर ट्रेन से चला वो दूर टैक्सी से चला। टैक्सी का जो दूरी क्या है ट्रेन से दुगना टैक्सी का जो दूरी है इससे दुगना आपका तो मान लो माना कि टैक्सी से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा ट्रेन से भाई ले लो आप टैक्सी का x प्लस 10 का वाले तब प्रश्नानुसार कुछ दूरी 90 है कुछ दूरी आपको 90 है x प्लस वाई बराबर 90 पहला समीकरण तथा अब ये इसको दुगना है इसको दुगना है x बराबर 2 है x बराबर 2 है ठीक है x माइनस 2y बराबर 2 ये आपसे पांचों प्रश्न आपको बन गए। ठीक है प्रथम को समीकरण के उसके बाद तो जो प्रश्न आपका है उसमें ग्राफ दिया हुआ है खाली बताना उसके बाद तो प्रश्न होगा आपको समझा दे रहा हूँ मैं दूसरे वाले में अगर आपको ऐसे लिखा रहेगा क्या लिख देना अद्वितीय हल है वहाँ जो भी मान रहेगा उसको मान दो x का मान y का मान लिख देंगे। अगर ऐसे ग्राफ आ गया ऐसे ग्राफ रहेगा लिखो कोई हल नहीं कोई मान नहीं हो x y अगर आपका ये भी लाइन आपका हो मतलब अनंतता अनंत तो सेकंड प्रश्न को आप बनाना खाली देख के उसमें खाली भरना है खाली मान भरना है। ठीक है अद्वितीय हल कोई हल नहीं संपाद्य रेखा अनंत अनंत। ठीक है क्या काम कर लेना आप लोग।